तो आज जंग का 10वां दिन है। आज तक पर लगातार इंटरनेशनल कवरेज जो है वो लगातार जारी है। तमाम संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो पर हैं। स्टूडियो से भी लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लेकिन अब जब युद्ध का जो 10वां दिन है तो इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, और खबर क्या है हम आपको बताते हैं। रूस और बेलारूस पर यूरोपीय संघ की बड़ी कार्रवाई। बेलारूस इसलिए क्योंकि बेलारूस लगातार साथ दे रहा है, अपने इलाकों का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है। बाल्टिक सागर राज्यों की परिषद से इन्हें निलंबित कर दिया गया है। रूस और बेलारूस पर यूरोपीय संघ ने यह बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि इस कार्रवाई का कितना ज्यादा असर पड़ेगा इसको समझना हम अपने गेस्ट से जरूर चाहेंगे, लेकिन बाल्टिक सागर राज्यों की परिषद से इन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो ये नई जानकारी, बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। रूस और बेलारूस पर यूरोपीय संघ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें बाल्टिक सागर राज्यों की परिषद से निलंबित कर दिया है। आशीर्वाद सर, इस खबर से कितना असर पड़ेगा रूस और बेलारूस की सेहत पर? देखिए, ये पहले ही एक्सपेक्टेड था। पहले ये G8 में थे, उससे निकाल के G7 कर दिया गया, और अभी बहुत सारे प्रतिबंध लगे हैं। ये उन्हीं प्रतिबंधों के सीरीज में एक और प्रतिबंध है। मेरी समझ से इसका सम टोटल जो होगा, जो पहले प्रतिबंध लगे थे, जो अब लगे हैं, वो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मार्जिनल इम्पैक्ट होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो समझने की बात है, जो जेलेंस्की का भी बयान आया है कि वो रूस ने जो राहत दी है उसकी वो सराहना करते हैं जी। ये पूरे 10 दिन में पहली बार जेलेंस्की का ऐसा बयान आया है जिसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। जेलेंस्की हमेशा ये चाहते रहे कि नाटो कंट्रीज में से वो नो फ्लाई जोन की उनकी मांग को माने, जिससे कि मिलिटरली वो इस युद्ध में शामिल हों, जो कि नाटो ने रिफ्यूज कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल ने कल बोला था कि हम इसको इन्फोर्स नहीं करेंगे, हम मिलिटरली यूक्रेन के और रूस के युद्ध में नहीं पड़ेंगे। इसका इतना ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है जेलेंस्की के फर्दर डिस्कोर्स को और आने वाली जो शांति वार्ता होगी उसको भी। नहीं, एक सवाल लेकिन ये भी बचता सर कि उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि नेटो उनकी शर्तें तो मान नहीं रहा है। ऐसे में उनके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं बातचीत के अलावा या बीच का रास्ता निकालने के अलावा? लेकिन हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त लगातार इंटरनेशनल कवरेज कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आज तक की संवाददाता लवीव में श्वेता सिंह मौजूद हैं। लवीव में फिलहाल धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है, लोगों में खौफ का माहौल है। जरा देखिए श्वेता सिंह की ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अति दौर में सबसे पहले जब रूस हर तरफ आक्रमण कर रहा था और ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कुछ भी कहीं भी उसका प्रहार आ सकता है, तब ये इलाका कुछ हद तक जद में आया था, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ था। अब यहाँ के लोग जो है, अब इस शहर को इस हिसाब से समझिए कि ये पश्चिमी छोर पर है यूक्रेन के, और यहाँ पर जितने भी इलाके के लोग हैं वो सारे के सारे लवीव में पहुंचे हैं। आपको रात रात भर इस बर्फबारी के साथ रात भर खुले में रात गुजारते लोग नजर आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग। तो ये बहुत ज्यादा प्रहार देख रहा है जो कुछ चल रहा है उसका। उसी के साथ तैयारियां हो रही है। बहुत ऐतिहासिक शहर है चित्रा, इस वजह से इस तरह की जो मूर्तियां हैं, इसके लिए जो लोग हैं यहाँ पर वो कैमोफ्लेज नेट्स बनाने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें ढका जा सके अगर रूस की तरफ से आक्रमण हो और प्रहार किया जाए यहाँ की संस्कृति पर। बिल्कुल संस्कृति पर प्रहार देख रहे हैं यहाँ के लोग, और इसीलिए गुस्सा आपको हर ओर दिख जाएगा रूसी आक्रमण के लिए। नारे यहां पर लिखे रहते हैं कि रूसी सैनिकों के लिए कि अपने घर की तरफ जाओ, अपने परिवार की चिंता करो, क्योंकि यहां पर अगर आए तो हम सड़कों पर खड़े रहेंगे अपनी रक्षा करने के लिए। यहां पर जो फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी जो कोई भी चीज बनाती थी चित्रा, वो सारी फैक्ट्रीज आज की तारीख में टैंक ट्रैप्स या फिर जो बैरिकेड्स ऐसे होते हैं जो आप दूसरे विश्व युद्ध के समय देख सकती थी, वो सारी चीजें वो यहां पर बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। यानी कामकाज रुका तो वो अपने देश की रक्षा के लिए लग गए। तो यहाँ की परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं, लेकिन मौसम जो है वो बद से बदतर यहाँ पर होता जा रहा है। पलायन की लंबी लाइनें, क्योंकि हम पैदल चलकर चित्रा दाखिल हुए यूक्रेन में। हमारे पास जो वीजा था उसे वहां पर चेक किया गया, आने वाला कोई नहीं था, आने वाले सिर्फ हम थे, मेरे कैमरा पर्सन मोहसिन और मैं। हम लोग सड़क के रास्ते यहां पर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं कतारों को देख रही थी तो लंबी कतारें लोगों की, बच्चों की, जो पता नहीं कहां से चल कर यहां पर पहुंचे थे, जो देखने में संपन्न जरूर लगते थे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या उनके साथ होने वाला था वो कोई नहीं जानता था। देखिए, अगर हम पूरब और पश्चिम में बांटे यूक्रेन को, तो जो पूरब वाला हिस्सा हो जाता है वहां की मुख्य शहर हो जाता है खार्किव, जो कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है कीव के बाद। बीचों बीच का हिस्सा समझ लीजिए कीव का, और जिस तरह से खार्किव उस छोर पर है, इस छोर पर लवीव हो जाता है। ये भी कई लोग गुंजाइश कहते हैं कि अगर जिस तरीके से रूसी फोर्सेस बढ़ रहे हैं, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर दबाव बनाते हुए, दक्षिण से उत्तर की ओर दबाव बनाते हुए
ऐसा लगता है कि कहीं ये तो नहीं होगा कि कीव तक का हिस्सा रूसी वर्चस्व का दिखेगा और जो बाकी हिस्सा है उसमें जो यूक्रेन समर्थित लोग हैं वो वहां पहुंच जाएंगे, और क्या लवीव वो एक तरह से नई राजधानी हो सकती है उस नई व्यवस्था की। वो अहमियत है लवीव की। एक बहुत प्राचीन शहर है, लगभग 700 सालों का इतिहास बसावट के बाद का यहाँ का माना जाता है, और अगर हम शहरों के आकार के हिसाब से देखें तो ये छठा सबसे बड़ा शहर समूचे यूक्रेन का। तो इसकी स्थिति उस हिसाब से है। रूसी आक्रमण की जद में क्या ये आएगा? अगर रूस अपने आक्रमण को लेकर और ये कि उसे पूरे यूक्रेन पर वर्चस्व अपना फैलाना है, उस हिसाब से बात है। इसीलिए जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो भारतीय छात्र ही क्यों ना हो, वो सब लवीव की ओर आते हैं। लेकिन ये अगर छठा सबसे बड़ा शहर है तो सोचिए कि क्या उस आबादी का दबाव ले सकता है। तो मानवीय संकट का सबसे बड़ा सबूत ये बन गया है। हम भी यहाँ से आगे की ओर अब निकलेंगे। हम उन युद्ध प्रभावित क्षेत्रों पे जहां पर रोजाना बमबारी चल रही है, हम उन क्षेत्रों की ओर निकलेंगे। लेकिन पहले ये मानवीय त्रासदी देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। अधिकतर जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो आपको लवीव शहर में ही दिखेगा, क्योंकि अभी तक इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है कि ये बमों की जद में उस हिसाब से अभी नहीं है, जब तक रूस के दिमाग में कोई फितूर नहीं आता है। तो देखिए कितनी भयावह स्थिति है कि एक खूबसूरत सा शहर किसी के फितूर पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर रूस का फितूर बढ़ता है तो यहां पर यह शहर भी बर्बाद हो जाएगा। सतीश दुआ सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पीके श्रीवास्तव सर बने हुए हैं, संजय मेस्टन सर बने हुए हैं। आपके पास में आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर दर्शकों को बता दें, और यह खबर भी काफी ज्यादा अहमियत रखती है। खबर यह है कि जंग के बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने एक बड़ा दावा किया है, और वो दावा यह है कि 66,000 लोग ऐसे हैं जो वापस अपने देश आए हैं, वहां से पलायन नहीं किए, वहां पर वापस लौटे हैं। और ये लौटे इसलिए हैं ताकि यहां पर वो जंग कर सकें, युद्ध लड़ सकें, अपने देश की अस्मिता के लिए, अपने देश की संप्रभुता के लिए, अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए। अब ये खबर अगर शब्द का इस्तेमाल करते हुए हम कह रहे हैं अगर सही है तो ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन सतीश दुआ सर, ये सवाल मैं आपके पास भी लाऊंगा, अगर ये खबर सही है तो ये कितनी बड़ी खबर है, और क्या इस प्रोपेगेंडा वार के बीच में इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं इस खबर का? देखिए, खबर की सच्चाई के बारे में तो हम नहीं कह सकते, जैसे आपने भी कहा, लेकिन ये सही मायने में बड़ी खबर जरूर है। आंकड़े चाहे कुछ भी हों, 66,000 हैं या उससे कम या ज्यादा, लेकिन ये तो तय है कि 10 दिन हो गए। रशिया के मेरे समझ से ऐसे है कि रशिया की उम्मीद ये रही होगी, उन्होंने सोचा होगा कि हम 2-4 दिन में ही यूक्रेन पर हम जल्द से जल्द अपना कब्जा बना लेंगे या इतनी बढ़त हासिल कर लेंगे जिससे कि डिस्कशन टेबल पे, नेगोशिएशन टेबल पे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज, नेटो सहित हमारी बातें मान पाए जी। लेकिन जिस तरीके से यूक्रेन में हम कई सीन हम देख रहे हैं जो कि इंफॉर्मेशन वॉर नहीं हो सकती, यानी लोग अगर टैंकों के सामने खड़े हो जाते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो गौरव सावंत दिखा रहे थे, वो कहते हैं हम जाएंगे ही नहीं, हम तो यहीं रहेंगे और अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी रेजिस्टेंस यूक्रेन के अवाम में जो जज्बा देखने को मिल रहा है, और एक मुझे याद है आपके एक संवाददाता ने कहा था कि यहाँ के लोग कह रहे हैं अगर हमारे पास एम्युनिशन नहीं, हथियार नहीं होंगे तो हम मोलोटोव कॉकटेल से लड़ेंगे, मोलोटोव कॉकटेल नहीं होंगे तो हम जज्बे से लड़ेंगे। तो ऐसी बातें जो है वो ऐसा जज्बा जो देखने को मिल रहा है, शायद इसीलिए अभी 10 दिन में कोई ज्यादा इतनी बड़ी माइटी रशियन आर्मी ज्यादा ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाई। ठीक है सर। संजय वेस्टर्न सर भी लगातार हमारे साथ है। संजय सर, क्या जेलेंस्की ने जब ये कहा कि देखिए हमें हथियार दीजिए, गाड़ियां नहीं, हम लड़ेंगे, वहां एक टर्निंग पॉइंट था उनकी आवाम के लिहाज से, और उसने काफी बूस्ट किया जो शायद रशिया एक्सपेक्ट नहीं करा था? बिल्कुल सही शुभांकर, ये बहुत टर्निंग पॉइंट रहा है, क्योंकि जैसे जनरल दुआ ने भी बोला है और ये मैं भी बोलता आ रहा हूँ और कई अपने पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि ये सोचा था रूसी फौज ने कि ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये उल्टा ही हुआ है, क्योंकि जेलेंस्की की लीडरशिप ने अपने देशवासियों को यूनाइट कर दिया है और रेजिस्टेंस मूवमेंट बहुत तगड़ा बन चुका है, और इसी से बाहर से भी 60,000 लोग आ रहे हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये लड़ाई क्या है, और मैंने कई बार बोला है कि देखिए किसी को क्रश करना बहुत आसान है जी, लेकिन लड़ाई खत्म होना अब किसके टर्म पे वो भी वक्त बताएगा। और इसीलिए मैं अफगानिस्तान का कई बार एग्जाम्पल देता हूँ। सोवियत सेना वहाँ पर जब आई थी, उन्होंने भी इसी प्रकार पूरा शहर को और गांव को कैप्चर किया था, वहाँ पर भी काफ़ी तबाही मचाई थी।
लेकिन वहां पर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट था, मैं तो अहमद शाह मसूद वगैरह का उस समय था नहीं, पर बाद में जब मैं गया लोगों से पूछा जी, उनके ऊपर भी इतनी भारी तादाद में टैंक और आर्टिलरी फायर किया था। उन्होंने दुश्मन को निकाल दिया था और क्या था उनके पास, AK-47 और ज्यादा से ज्यादा स्टिंजर मिसाइल से जो एयरक्राफ्ट्स को हेलीकॉप्टर्स को नॉक कर रहे थे। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब जज्बा एक देश में होता है, कोई भी देश हो, तो लड़ाई उसके लिए काफी मजबूत हो जाती है और मोटिवेट करती है। और ये जो होता है ना, एक इन्फेक्शस होती है, जैसे फियर, डर इन्फेक्शस होता है, वैसे करेज, मोटिवेशन भी इन्फेक्शन होता है। आपने बहुत पते की बात कही सर, लेकिन आप पीके श्रीवास्तव सर, क्या इसमें क्रेडिट रूस को भी जाना चाहिए? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है एक पक्ष की तरफ से कि वो आम लोगों को सांप से निशाना नहीं बना रहा है, जिसका जिक्र उनके तमाम नेता बयानों में भी कर रहे हैं, और जो बात बाकी मुल्कों को एग्जाम्पल दिया गया वो यहां नहीं करना चाह रहे हैं। तो क्या ये प्लानिंग वो भी सोच कर आए थे कि लंबा युद्ध चल सकता है, या उनकी रणनीति के खिलाफ ये स्ट्रेटजी हो रही है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि जेलेंस्की ने बयान दिया और परिस्थितियां वहां से बदलनी चली गई? नहीं, ये तो मान के चलना पड़ेगा कि यूक्रेनियन सिटीजन्स का और सोल्जर्स का मनोबल बहुत ऊंचाई पर है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर फाइटिंग होते हैं, उसमें मोरल ऑफ द पीपल एंड मोरल ऑफ द आर्म फोर्सेस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर। तो जब तक ये हार नहीं मानेंगे तब तक हार नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है कि जब आप युद्ध क्षेत्र में होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और मनोबल को बढ़ाने के लिए तरह तरह की बातें भी की जाती हैं। मैं आपके पास आऊंगा सर, एक अहम खबर आ रही है, मुझे बताया गया है, और ये खबर भी अपने आप में अहम हो जाती है। जेलेंस्की ने यह दावा किया है कि हमने 10,000 सैनिकों को मार गिराया है। अब ये बड़ी बात यूक्रेन के राष्ट्रपति माफ कीजिए कह रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद कहां हैं, इसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल जवाब जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। सर, इसी बात पे अपने एड ऑन करते हुए, ये जो आप कह रहे हैं कि 10,000 सैनिकों को मार गिराया है, वैसा जो चित्र सामने आए हैं और जो विजुअल्स आए हैं वैसे तो लग नहीं रहा है। क्योंकि आप देखिए, यूक्रेन के ऊपर चाहे वो एयरफोर्स का एयर सुपीरियरिटी हो, एयर डोमिनेंस हो, नेवल डोमिनेंस हो और ग्राउंड पर डोमिनेंस हो, वो तो रूसी सेना की दिखती है। तो उसमें 10,000 लोगों का मारा जाना और जिस तरह के वेपन्स यूक्रेनियंस यूज कर रहे हैं, ये हो सकता है कि अपने आप में एक मनोबल बढ़ाने वाली खबर हो। लेकिन यहां पर जो बात खास उठती है कि इस वक्त जो युद्ध स्तर पर स्थिति है, रूसी सेना जो है वो कंट्रोल में है, कीव की घेराबंदी हो चुकी है। रूसी सेना चाहे वो साउथ से हो, या ईस्ट से हो या नॉर्थ ईस्ट से हो, वो आगे की तरफ बढ़ रही है। क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा। पीके श्रीवास्तव सर आपका, संजय मेस्टन सर आपका, सतीश दुआ सर आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी एनालिसिस के लिए। और जंग के बारे में एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही कि जंग में सबसे पहले मौत होती है सत्य की। आप बाकी समझदार हैं, अपना एनालिसिस करते रहिए, देखते रहिए आज तक।